जानेंगे कि अगर कोई इंसान इन सारी चीज़ों में रहते हुए अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं। वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो जर्नी जो थी कि सीधा आप कॉर्पोरेट से इस फील्ड में जब आप आ रहे हो तो बहुत सारे चैलेंजेस भी मैंने देखे थे। स्पेशली अगर हम लोग इंडियन सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें, ये ना एक टैबू भी है, राइट, कि एक मेल को तो पैसा अर्न करना ही करना है। तो जब जो भी मैंस इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आते हैं वो लाइफ के कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के बाद में वो ऐसी चीज़ों में आते हैं। ये हमारे को ना लाइफ में कभी कभी जो पेन जो होता है ना, वो ही हमारे सक्सेस का बेस है। कि अगर वो पेन नहीं मिले तो शायद हम लोग वो सक्सेसफुल ना हो। तो बहुत बार केसेस में मैंने ये देखा है, इनफैक्ट मैंने अपने केस में भी देखा है कि हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस जो आपने लास्ट पॉडकास्ट को इतना प्यार दिया जहां हमने मैस्कुलिन एनर्जी के ऊपर बात की थी। आज का पॉडकास्ट भी उसी पॉडकास्ट के कंटिन्यूएशन में सेकंड पार्ट है जहां हमने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम इसके बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताएंगे। आज का पॉडकास्ट इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर है जहाँ आज हम एक मैन की स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में जानेंगे। जो भी मैन आजकल इस नई फील्ड में आना चाहते हैं और जो ऑलरेडी हैं उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए थे, क्या अपॉर्चुनिटीज़ उनको इस फील्ड में मिल सकती हैं, किन चीज़ों के साथ उन्हें डील करना पड़ सकता है। आज के पॉडकास्ट में इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आज इन्हीं टॉपिक्स को बताने के लिए हमारे साथ हैं हेमंत सर, जो ऑलरेडी हीलिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि हीलिंग के थ्रू आप अपनी लाइफ को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए ही इज़ द राइट पर्सन, बिकॉज जो इंसान अपनी लाइफ में इन चीज़ों से गो थ्रू करता है वो इंसान आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बेहतर बता पाता है। क्योंकि सर ने जैसे लास्ट पॉडकास्ट में बताया था और बहुत बार हमने सर की जर्नी के बारे में जाना है कि सर ने ऑलरेडी कॉर्पोरेट लाइफ को जीते हुए स्पिरिचुअल जर्नी में कदम रखा और फिर इन सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस किया। हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर आपकी जर्नी जितनी बार भी सुनते हैं ना हमेशा इंटरेस्टिंग लगती है। ओके। क्योंकि सर कॉर्पोरेट से निकल के स्पिरिचुअल फील्ड में आना ना लोगों के लिए वैसे भी थोड़ा सा रिस्की होता है, थोड़ा सा करेक्ट। एक होता है ना डेंजर टाइप का होता है। क्योंकि घर वाले ना पहले तो बोलते हैं कि भाई जॉब थी तुम्हारी अच्छी खासी, क्यों छोड़ी, तो ये चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो सर इन्हीं सारी चीज़ों को हम जानते हुए आगे बढ़ेंगे और पॉडकास्ट में जानेंगे। क्योंकि सर लास्ट पॉडकास्ट को जैसे ऑडियंस ने बहुत प्यार दिया मैस्कुलिन एनर्जी पे जो हमने बात की थी जी। लेकिन सर आज फिर से जानेंगे कि अगर कोई इंसान इन सारी चीज़ों में रहते हुए अगर अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे क्या क्या चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ उसे मिलती हैं और किन चीज़ों के साथ उसे डील करना पड़ता है। तो सर स्टार्ट आपसे ही करते हैं पहले कि आपने क्या क्या चीज़ें फेस करी थी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी एंड आपने एक वो टॉपिक लिया कि जो एक्चुअली में जो मेरी लाइफ के साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। तो जब मुझे आप लोगों की टीम ने बताया कि इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी जो मेरी मुंह की बात छीन ली हाँ, कि जो कॉर्पोरेट से जो स्पिरिचुअल जर्नी में जब मैं आया हूँ, मैं जो राइट, तो शायद मेरे को अपनी लाइफ को रिलीव करने का मौका मिलेगा इस पॉडकास्ट में। तो थैंक यू सो मच कि मैं अपनी लाइफ को रिलीव कर पाऊँ, क्योंकि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो जर्नी जो थी कि सीधा आप कॉर्पोरेट से इस फील्ड में जब आप आ रहे हो तो बहुत सारे चैलेंजेस भी मैंने देखे थे। क्योंकि पता है अगर हम लोग आज के टाइम में अगर हम लोग बात करें, स्पेशली अगर हम लोग इंडियन सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें, ये ना एक बहुत बड़ा एक आई कैन से कि टैबू भी है, राइट, कि एक मेल को तो पैसा अर्न करना ही करना है। बिल्कुल। तो जब तक आप पैसा अर्न कर रहा है एक मेल, तब तक तो उसकी रिस्पेक्ट है, चाहे वो घर में है, सोसाइटी में है या फ्रेंड्स के बीच में है। लेकिन जैसे ही वो आदमी जब वो पैसा कमाना वो बंद कर देता है ना, ठीक है, तो उस इंसान की जो वैल्यू जो है ना वो कम होनी शुरू हो जाती है। इवन अपने घर वालों की नज़रों में भी कम होनी शुरू हो जाती है। एंड मेल्स को ये बोला जाता है कि आपको बहुत सेफली चलना है, स्पेशली अगर आप मैरिड हो तो। क्योंकि जो मैं जब इस फील्ड में जब मैं आया तब तक मेरी शादी हो चुकी थी, मेरी बेटी थी, राइट। तो उस तो चैलेंजेस और ज़्यादा आए होंगे फिर। करेक्ट। तो क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उसके बाद आप सब कुछ छोड़ के अगर आप इसमें आ रहे हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो अगर हम लोग लाइक जैसे सबसे पहला तो यही चैलेंज आया कि यार कि फिनेंशियली कैसे आप हैंडल करोगे, क्योंकि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डील करने के लिए पैसा तो चाहिए। बिल्कुल। तो एक ये मेरे अंदर एक स्ट्रेस था कि अगर ये सारी चीज़ें अगर मटीरियलाइज अगर नहीं हो पाई तो क्या होगा, राइट। फिर फैमिली वालों से प्रेशर था कि आप एक इतने अच्छे जॉब को अगर आप छोड़ के आप इसमें आ रहे हो, या आपका क्या सोशल स्टेटस होगा, हम लोगों को क्या कहेंगे। बिल्कुल सर, कि ये हमारा बेटा हीलर है या टैरो कार्ड रीडर है। क्योंकि पता है देखो कि जब मैंने जर्नी जब शुरू करी थी ना आज से 11-12 साल पहले,
तब इंस्टाग्राम वगैरह नहीं था। अच्छा। करेक्ट। और तब लोगों को भी इतने ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी इस फील्ड के बारे में। राइट। अगर हम लोग इस फील्ड के अगर हम लोग बात करें तो पेंडेमिक के ड्यूरेशन में हमारी फील्ड के बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज होनी शुरू हुई है। लोग ज़्यादा अवेयर हो गए हैं कि हीलिंग्स क्या होती है, चक्रास क्या होती है, टैरो कार्ड्स क्या है, होलिस्टिक साइंस पे लोग अब और ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं। लेकिन उस टाइम पे नहीं था तो लोगों को पता ही नहीं था। तो मेरे घर वाले ये बोलते रहे यार कि हम लोग अपने फ्रेंड्स को क्या बोलेंगे कि अब मेरा बेटा क्या कर रहा है, जैसे मेरे पापा बोलते रहे कि अच्छा। मैं क्या बोलूँगा कि वो कोई हीलर है या वो टैरो कार्ड रीडर है। अच्छा, राइट? नहीं वो सर एक ये भी होता है ना कि हाँ चलो ये तो ठीक है लेकिन करता क्या है। करता क्या है। और नॉर्मली क्या होता है ना कि लाइक जैसे जब लोग मजाक जब उड़ाते थे तो जैसे मैं कभी किसी को बताता था यार कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ या मैं एंजल कार्ड रीडर हूँ, तो क्योंकि तब लोगों को इतनी अवेयरनेस तो थी नहीं, तो लोग मजाक में बोलते हैं अच्छा क्या वो जैसे तोता जो कार्ड उठाता है अच्छा। वैसा वाला काम तुम करते हो, तो तोते की जगह पे अब तुम बैठते हो। अच्छा। तो उस टाइम पे बहुत शर्मिंदगी फील होती थी लोगों को। ये लगता था यार कि आप अपने आप को किस तरीके से आप एक्सप्रेस करो, राइट, क्योंकि लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं थी। फिर चैलेंज ये भी था कि भाई कि अगर आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे तो दोबारा से जॉब में जाना वो बहुत डिफिकल्ट हाँ। है। एंड जो इमोशनल और मेंटल प्रेशर जो था ना कि डेली का रिजेक्शन है, डेली का है, लोगों से टोंट आप सुन रहे हो, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस मैंने एक्सपीरियंस मैंने अपनी मोरल life डाउन में हो करी जाता है सर इंसान का। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपको ना उस ड्यूरेशन में अगर आप कोई मेल स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात करें, अगर एक मेल अगर इमोशनली और मेंटली अगर वो स्ट्रांग नहीं है तो उस पर्सन के लिए इस फील्ड में बने रहना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। राइट, क्यों? क्योंकि हर कोई एक मेल से एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि उसके टैग लगे होते हैं मेल के कि आप प्रोवाइडर हो, आप प्रोटेक्टर हो, आपको ये करना है, आपको वो करना है। राइट, तो वहाँ पे ये चैलेंजेस जब आते हैं। बट हाँ कि अपॉर्चुनिटीज़ अगर मैं देखूँ उस टाइम पे मुझे क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखी थी वो ये था कि सो कॉल्ड कंपटीशन कम था। अच्छा। वैसे तो आई डोंट बिलीव इन कंपटीशन, राइट, क्योंकि इस दुनिया में एबेंडेंस है। बिल्कुल। राइट, एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि मान लो कि दिल्ली की पॉपुलेशन जो है वो 2 करोड़ है या 3 करोड़ लोग दिल्ली में अगर है, तो क्या अकेले मैं 2 करोड़ लोगों को मैं हैंडल कर सकता हूँ? शायद नहीं कर सकता। राइट, तो इट मीन्स कि मेरे को ये नहीं देखना कि दिल्ली में कितने हीलर हैं, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया है तो ग्लोबली आप काम करते हो। मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं, मेरे नेशनल क्लाइंट्स भी हैं, डोमेस्टिक क्लाइंट्स भी हैं। तो इट मीन्स कि अब रीच जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा है, अब मार्केट आपके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, लोग आपको इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। आपको सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ अपने शेयर ऑफ अबेंडेंस को टैप करना है। राइट। और मेरी किस्मत में अगर जो लिखा है वो तो मुझे डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। तो उस टाइम पे मुझे ये अपॉर्चुनिटी लगी थी कि यार पहला कि कंपटीशन नाम की उस टाइम पे कोई चीज़ नहीं थी, क्योंकि बहुत कम हीलर्स से बहुत कम टैरो कार्ड रीडर्स हुआ करते थे, साइकिक रीडर्स बहुत कम हुआ करते थे उस टाइम पे। दूसरा मुझे ये लगता था कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या था कि वो काम जो मैं उस टाइम पे जो मैं शुरू कर रहा था वो मेरे को पीस दिलवा रहा था। दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग सर। राइट, क्योंकि अगर आप पीस में नहीं हो, अगर आपके अंदर वो सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो आपको कितना ही सैलरी पैकेज क्यों ना मिल रहा हो, आप कभी भी वहाँ पे ना खुश रहोगे ही नहीं। और अगर आप खुश नहीं होगे तो आप अपनी फैमिली वालों को भी खुश नहीं रख पाओगे, सब कुछ तो वर्थलेस। आपकी ओवरऑल सारी चीज़ें होंगी। तो इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी कि मेरे को ये था कि मैं अब अपने आप को प्रॉपर तरीके से एक्सप्रेस कर पाऊँगा, मैं अपने ट्रू सेल्फ को मैं एक्सप्लोर भी मैं कर पाऊँगा, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यू आर सपोज टू बिहेव इन अ सर्टन मैनर। राइट, आप वहाँ पे वनरेबल नहीं हो सकते, आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से ही चलना है, डेली का सेम रूटीन आपको फॉलो करना है। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आया तो मुझे पता था यार मैं अब अपनी लाइफ को ना ट्रू सेल्फ में मैं जी सकता हूँ। मैं यस सर, नो सर के आगे भी जिंदगी आगे है। जिंदगी है। राइट, तो वो एक चीज़ है कि जो मेरे को ये दिखाई दी थी। एंड बट मैं ये बोलूँगा कि वो बस मेरे साथ शायद मेरे गुरुओं का बहुत ब्लेसिंग्स थी, मेरे मास्टर्स की ब्लेसिंग्स थी कि वो जो फेस जो था मेरा लाइफ का, जो वो बहुत चैलेंजिंग फेस जो था, मैं उसको जो शायद बहुत कंपैरेटिवली बहुत आसानी से फिर मैं निकल पाया मैं उस जगह से। अच्छा, तो मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और चैलेंजिंग भी थी साथ में। हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोसाइटी का सेटअप इस तरीके से है ना मेल्स के लिए। बिल्कुल सर। तो अगर एक फीमेल इस फील्ड में आ रही है ना तो वो फिर भी उसके लिए ईजी है कंपैरेटिवली। राइट, क्योंकि लोग कहते हैं कि चलो अच्छा ठीक है वर्क फ्रॉम होम है तो आप अपनी मर्जी से काम कर सकते हो, थोड़ा बहुत पैसा कमा लोगे तो ठीक है, Normally नहीं भी जैसे आया तो लोगों भी को ठीक लगता है। हाँ जैसे लोगों को नॉर्मली लगता है। जी सर। लेकिन अगर एक मेल जॉब करके यहाँ पे आ रहा है तो उसके लिए फिर
और डिफिकल्ट सिचुएशंस हो बिल्कुल जाती सर, हैं। बिल्कुल, टोटली अंडरस्टैंड। जी। सर एक और चीज़ देखी गई है कि जो भी मेंस इस स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में आते हैं वो मतलब लाइफ के कुछ ना कुछ ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के बाद में आते हैं, लाइक कुछ हार्ट ब्रेक्स हो गए, कुछ क्राइसिस उनके लाइफ में ऐसे आए, कोई चैलेंजेस उनको ऐसे देखने के मिले, देन उसके बाद में वो ऐसी चीज़ों में आते हैं। तो ऐसा क्यों है? वो मतलब स्टार्टिंग से फ्रेश स्टार्ट भी कर सकते थे। देखो ये बहुत ही एक अच्छा एक क्वेश्चन है, क्योंकि पता होता क्या है कि हमारे को ना लाइफ में कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए कोई ट्रिगर पॉइंट ऐसा होता है कि जब एक इंसिडेंट जब हमारी लाइफ में होता है वही हमारी लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन का आधार बनता है। वेरी ट्रू। कभी कभी जो पेन जो होता है ना वो ही हमारे सक्सेस का बेस है कि Right. अगर वो पेन नहीं मिले तो शायद हम लोग वो सक्सेसफुल ना हो। तो बहुत बार केसेस में मैंने ये देखा है, इनफैक्ट मैंने अपने केस में भी मैंने देखा है कि जब तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था ना तब तक कोई टेंशन नहीं थी। आपको पता है आपको फिक्स्ड सैलरी आ रही है, आपकी पोजीशन अच्छी है, आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं, आपको रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। तो उस टाइम पे हम लोग कहते हैं ना भगवान की तरफ, थोड़े पूजा पाठ की तरफ थोड़ा सा अच्छा। कम फोकस रहता है। लेकिन जैसे ही वहाँ पे कुछ हलचल मची, जहाँ पे ही वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन जब वो क्रिएट होनी शुरू हुई, तब मुझे ये लगा कि यार अब तो भगवान की दोबारा से पूजा पाठ करने की जरूरत है, दोबारा से सेवा करने की जरूरत है। लालची मन में लालच आ राइट, तो गया। वो आता है कि यार कि अब मेरे को सिचुएशन से तो बाहर निकलना है, तो तब भगवान जी याद आ गए। राइट, तो वो उस टाइम पे ऐसा भी हुआ था। एंड डेफिनेटली मेरी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे थे। तो वो जो पेन जो था, उस पेन ने एक ये मेरे अंदर एक इमोशन को ट्रिगर किया यार कि मेरे को ये एक्चुअली में जानना है कि मेरे साथ में हो क्यों रहा है। अच्छा। मैं अगर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ, अगर कोई सिचुएशन बार बार मेरे साथ में अगर आ रही है तो वो क्यों आ रही है। तो जो मेल्स के साथ में क्या होता है ना कि उनको एनालिसिस करना पड़ता है खुद, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना कि आप अपने इमोशंस को तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर नहीं सकते। क्योंकि अगर मैं मम्मी पापा के सामने रोता तो वो कहते हैं यार कि तू लड़की है या मैं अपने दोस्तों के सामने अगर मैं गुस्सा दिखाता तो वो कहते हैं यार कि तू बहुत एग्रेसिव है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि ये एक जो पेन जो था उस टाइम पे, वो स्ट्रगल ने मेरे को क्या किया, मुझे अपने आप को अंदर जाने का मौका दिया। और जैसे ही जब मैंने अंदर जब जाना मैंने शुरू किया, अपने आप को जानना जब मैंने शुरू किया, तो वो जो एक ट्रिगर पॉइंट जो था ना वो स्पिरिचुअल एक स्पार्क को उसने क्रिएट किया। तो सेम वे कि जब तक आप की लाइफ में, स्पेशली अगर हम जो मेल्स जो इस फील्ड में आते हैं वो इसलिए हार्ट ब्रेक के बाद आ जाता है क्योंकि ना उनको एक्सटर्नल वर्ल्ड से पीस नहीं मिल पा रहा होता। क्योंकि वो अपना पेन एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते ना। बिल्कुल। तो जब आप अपने पेन को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो बाहर जो लोग जो है वो आपको किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो वो एक मेल जो है वो ये सोचता है यार कि ये चीज़ तो मुझे हैंडल करनी है ना, इफ आई एम गोइंग थ्रू विद द पेन देन आई हैव टू डील विद इट, आई हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वो उस म्यूजिक को, उस चैलेंजेस को फेस करने के लिए वो अपने आप को समझने की कोशिश करता है। वो और पूजा पाठ करना शुरू करते हैं। लोग आजकल हीलिंग्स लेते हैं, काउंसलिंग लेते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करवाते हैं। तो वो जो एनर्जी जो है ना वो उनके अंदर एक एक स्पार्क की तरह क्रिएट करती है एंड फिर वो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को स्टार्ट करते हैं। मतलब इनर सेल्फ को जानने में हेल्प करता है बेसिकली स्पिरिचुअलिटी। डेफिनेटली, क्योंकि देखो जब तक तो सब कुछ सही चल रहा है तब तक तो कोई भी पर्सन हीलर्स के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास या टैरो कार्ड रीडर्स के पास नहीं जाएगा ना। हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम होती है तभी तो हम लोग इस तरीके के लोगों के पास जाते हैं ना, साइकिक रीडर्स के पास। तो वो कहीं ना कहीं उसको वो होता ही है, वो बेस इज योर पेन डेफिनेटली। सर अब अगर एक डिफरेंस की बात करें, बेसिक से डिफरेंस के बारे में, कि एक लड़का, नॉर्मल लड़का और एक मैच्योर, स्पिरिचुअली मैच्योर मैन के बीच में डिफरेंस क्या है, इन दोनों को आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तुमने पूछा। देखो कि यहाँ पे जो सबसे मेजर डिफरेंस जो होता है ना वो होता है ऑनरशिप का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का। ओके। एक जो लड़का जो होगा वो हमेशा ब्लेम गेम की तरफ जाएगा कि इसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो गया, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा हो गया। मैं अगर रिएक्ट कर रहा हूँ तो मैं तो इसलिए रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि सामने वाले ने मुझे पोक किया तो उसकी वजह से मैं ये रिएक्ट कर रहा हूँ। मैं ओके। वो ना ऑनरशिप नहीं लेता अपने फेलियर के। करेक्ट, अपनी लाइफ में जो उसके रिलेशनशिप इश्यूज जो चल रहे हैं या हेल्थ इश्यूज अगर उसके चल रहे हैं वो ऑनरशिप नहीं लेगा। Okay. वो ये कहेगा यार कि मेरे को स्ट्रेस था तो इसलिए मैंने ड्रिंक कर लिया, मुझे स्ट्रेस था तो इसलिए मेरे को इमोशनल ईटिंग मेरे को करनी पड़ गई। विक्टिम कार्ड खेलते हैं ना हर कार्ड वो खेलने की वो कोशिश करता है। राइट, एंड या फिर वो ये बोलता है यार कि मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है हाँ, कि मैं क्या करूँ, सारे काम मुझे मैं ही तो करने हैं। स्ट्रेस में हूँ इस वजह से किया। करेक्ट, लेकिन जो एक इमोशनली मैच्योर पर्सन जो होगा, स्पिरिचुअली मैच्योर पर्सन की अगर हम लोग बात करें तो वो पर्सन को पता है कि यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी ऑनरशिप है। अगर मैं अपनी लाइफ में अगर कुछ गो थ्रू अगर मैं कर रहा हूँ इट इज़ बिकॉज ऑफ मी ओनली।
तो यहाँ पे वो जो स्पिरिचुअली मैच्योर लोग होंगे ना, वो जो एनालिसिस करेंगे, वो ना जजमेंट कभी भी पास नहीं करते कि ये इंसान सही है या ये इंसान गलत है, या वो ब्लेम नहीं करते कि इसकी वजह से ऐसा हो गया या उसकी वजह से ऐसा हो गया। वो पहले वो बैठते हैं, वो एनालिसिस करते हैं कि अगर मेरी लाइफ में अगर कोई इंसिडेंट्स अगर हो रहा है, बार बार अगर वो हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, इसमें मेरे लिए लेसन क्या है। और जब उनको वो लेसन जब वो समझ में आ जाता है, तो वो अपनी लाइफ में उस लेसन को इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उनकी लाइफ की जो रियलिटी जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। देखो, जो सामने वाला इंसान है ना, वो तो वैसे ही रहेगा, बिल्कुल राइट, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव जो है, एक जो स्पिरिचुअली इवॉल्व जो मेल जो होता है, उसका पर्सपेक्टिव लोगों को देखने का चेंज हो जाता है। अब उसको लोगों के अंदर कंप्लेंट्स नहीं दिखाई देती, अब लोगों की कमियां नहीं दिखाई देती। उसको ये समझ में आ जाता है यार कि सामने वाला जो पर्सन जो है ना, बेसिकली वो मेरा इनर रिफ्लेक्शन है। जो चीज़ मेरे अंदर चल रही है, भगवान मेरे ही सामने किसी और इंसान को खड़े होके मुझे ये दिखा रहा है कि देख, तेरे अंदर ये कमियां हैं, या तेरे को इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो जब मेरे को वो समझ में आ जाए यार कि जो सामने वाला बंदा जो मुझे दिखा रहा है, वो मेरा ही तो इनर सेल्फ है, तो इट मीन्स इट इज़ माई पार्ट। इट मीन्स कि वो अगर वो एग्रेशन दिखा रहा है सामने वाला पर्सन, तो वो एग्रेशन मैं ही उस पर प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे अपने एग्रेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मुझे अपने एंगर के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो हम लोग जो पीस जो होती है, जो कामनेस जो होती है, वो आउटर वर्ल्ड में ना देख के अंदर की तरफ वो देखना शुरू कर देता है, जो स्पिरिचुअली इवॉल्व लोग जो होते हैं। तो दोनों में रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनरशिप एंड एनालिसिस का फ़र्क पड़ जाता है। तो ये दोनों में कंपैरिजन करने का एक, आप कहते हैं, एक बेसिक रूल आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक पर्सन जो है वो लड़के वाली एनर्जीज में है, हाँ, या एक मैन वाली है, स्पिरिचुअली इवॉल्व मैन वाली एनर्जीज में है। सर, हमारी सोसाइटी के मेंस के बारे में ना एक और चीज़ है जो 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 अभी आपने थोड़ी देर पहले बोली भी थी, कि अगर रोते हैं तो उन्हें बोलते हैं कि तू लड़की है क्या। मतलब कुछ नहीं, मेरे ख्याल से जो मोस्टली मैन है ना, वो इन्हीं सारी चीज़ों को, इन्हीं इमोशंस से गो थ्रू होते हुए बड़े होते हैं। उन्हें मतलब इमोशन सप्रेस करने की आदत पड़ जाती है जैसे जैसे बड़े होते हैं। तो सर, इमोशनल अवेयरनेस जो होती है, वही स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट होती है उसके लिए। जो स्पिरिचुअलिटी जो है ना, वो सबसे पहले इमोशनल अवेयरनेस ही लेके आती है। ओके, लाइक जैसे अभी जब हम लोग बात कर रहे थे कि एक लड़के और एक स्पिरिचुअली इवॉल्व मेल की जब हम लोग बात करें, दोनों में डिफरेंस क्या है कि उस पर्सन ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि मुझे ये काम करना है, इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। या अगर कोई इमोशन सामने वाला अगर मुझे कोई दिखा रहा है, तो वो मेरा ही रिफ्लेक्शन है। ओके, तो इट मीन्स कि वो अपनी इमोशंस को आइडेंटिफाई कर पा रहा है, चाहे वो सामने वालों की रीजन बने कोई उसका इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, या उसका जो खुद का जो वो एनालिसिस जो है। अच्छा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ना अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, या हम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो जो ये लैक ऑफ एक्सेप्टेंस जो होता है ना, वो हमारी अवेयरनेस को कम कर देता है। अच्छा। ओके, तो अवेयरनेस क्या, स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्या कहते हैं? स्पिरिचुअल अवेयरनेस ये कहते हैं कि आपको दुनिया को जानने की जरूरत नहीं है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि आपके परिवार वाले कैसे हैं। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है कि किसी और की लाइफ में क्या हो रहा है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे इमोशंस में क्या चल रहा है, मैं मेंटली किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिकल इस तरीके से मैं बिहेव कर रहा हूँ। ओके, तो जब आप इमोशनली अवेयर आप हो जाते हो, इट मीन्स कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के रास्ते पे आप चल पड़े हो। देखो, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप बोरिया बिस्तरा उठा के आप हिमालयाज में आप चले जाओ, अगर वहाँ पे आप पूजा पाठ कर रहे हो, साधना कर रहे हो या हीलिंग्स कर रहे हो। लोग तो यही समझते हैं, राइट। लेकिन जो रियल सेंस जो होती है ना, बेसिकली जैसे मैंने कई बार पहले भी बोला कि स्पिरिचुअलिटी इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट ऑफ लिविंग। हाउ ब्यूटिफुली यू आर लिविंग योर लाइफ इन फुल अवेयरनेस। तो आपको ये पता होता है कि अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अगर मेरे को रोना आ रहा है तो मुझे क्यों आ रहा है, अगर मुझे हंसी आ रही है तो मुझे क्यों आ रही है। कभी कभी हम लोग कहते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली जब देखते हैं अपनी लाइफ में, कोई इंसान गुस्सा कर रहा होता है या वो बहुत इरिटेट हो रहा है, तो आप उससे पूछोगे तो गुस्सा क्यों कर रहा है, तो क्या यार मुझे नहीं पता, नहीं, मेरे से मत, हाँ, पूछ मत, मेरे को नहीं पता, लेकिन मुझे इस टाइम पे ना बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो। तो ये हो गया लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस। ओके, अगर उसको ये पता है कि यार कि गुस्सा मुझे किस वजह से आ रहा है, इट मीन्स कि वो जो पर्सन जो है वो इमोशनली अवेयर है। अच्छा। उसको पता है कि क्या है। अब जब उसको इमोशनली अवेयर है ना, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके, राइट। जैसे जैसे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आएगी अपने को लेके, वैसे वैसे आप अपनी लाइफ में ग्रो करना शुरू कर दोगे।
तो यस, इमोशनल अवेयरनेस जो है वो आपकी स्पिरिचुअलिटी का एक पिलर है। उसके बिना स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो इम्पॉसिबल है। सर आजकल के मेंस में जैसे एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली देखी जाती है कि उन्हें ना बहुत सारे क्राइसिस फेस करने पड़ते हैं, बर्नआउट फील करते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो सर ये सिर्फ उनकी मेंटल हेल्थ तक ही सीमित है या फिर इसका कुछ स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्शन है? मतलब क्या वो स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट होने लगते हैं धीरे धीरे अगर ये सारी चीज़ें उनके लाइफ में होने लगे तो? देखो, ये ना दोनों हो सकते हैं या कोई एक रीज़न भी इसका हो सकता है। अच्छा। तो इसलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि अगर आपको मेंटल हेल्थ को ना कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। Okay. क्योंकि अगर आप मेंटली अगर आप वो स्टेबल नहीं हो, अगर आप सही तरीके से लाइफ को नहीं जी पा रहे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में और मेस आप क्रिएट कर रहे हो। अच्छा। सो बहुत से मेल ऐसे होते हैं कि जो फिजिकली तो प्रेजेंट होते हैं, वो कोई अपना टास्क कर रहे होते हैं, लेकिन जो इंटरनली जो है ना वो डिस्कनेक्टेड होते हैं। क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं जॉब नहीं करूँगा, अगर मैं काम नहीं करूँगा, तो मैं अपने आप को कैसे सर्वाइव कर पाऊँगा, या मेरी फैमिली जो है वो किस तरीके से वो सर्वाइव कर पाएगी। तो जब कोई इंसान इस तरीके के मोड में जब वो जी रहा है, राइट, तो होता क्या है कि वो अपनी लाइफ में ना डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। वो सिर्फ वो कहते हैं ना एक बोझा ढोने के लिए वो पर्सन जो रह जाता है, तो उस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस उसका होना शुरू हो जाता है। एंड इसका ये दूसरा एस्पेक्ट भी हो सकता है कि जब हम लोग अपने मास्टर से, अपने गॉड गॉडेसेस से, अपने गुरु से, अपने ईस्ट से जब हम लोग डिस्कनेक्ट जब हम लोग होना शुरू हो जाते हैं, तो भी हम लोग बर्नआउट फील करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ जो होती है, जो हमारे मंत्र चैंटिंग्स हो गई, हीलिंग्स हो गई, सेवा है, आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ा के आ रहे हो, तो ये सारी चीज़ें ना आपको एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करती हैं। ओके। ठीक है, तो वो आपको एकदम से इतनी एनर्जी देती है कि आप अपने आप को सर्वाइव कर पाते हो, आप अपने आप को अच्छे तरीके से आप जी पाते हो, राइट। तो पहले ये एनालिसिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये अगर आप बर्नआउट फील कर रहे हो, अगर आप फटीग फील कर रहे हो, या अगर आपकी लाइफ में अगर कोई बहुत मेजर इश्यूज अगर वो चल रहे हैं, तो वो सिर्फ आपकी मेंटल हेल्थ की वजह से है या स्पिरिचुअलिटी की स्पिरिचुअल डिस्ट्रैक्शन आपका है, या स्पिरिचुअल और लैक ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जीज है। तो उसके लिए आप प्रॉपर आप हेल्प लीजिए। आप मेडिकल हेल्प भी आप ले सकते हैं। आप किसी हीलर के पास जाके या किसी काउंसलर के साथ में बैठ के आप अपने पॉइंट्स को डिस्कस कर सकते हैं, ताकि वो जो पर्सन जो है, एक हीलर है या एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट जो है, वो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से आपकी प्रॉब्लम को देख के वो सही रास्ता आपको वो बता पाएगा। तो मैं हमेशा ये कहूँगा कि कभी भी इग्नोर मत करिए इन सिम्टम्स को, इन साइंस को, क्योंकि आज के टाइम में हो क्या गया कि हम लोग सब इतने बिजी हो गए हैं ना कि हम लोग ना अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस ही नहीं करते। बिल्कुल सर। हमें ये लगता है कि ठीक है यार, थोड़ा सा इमोशनली अगर हम लोग थोड़ा सा बैलेंस हो जाएंगे तो चीज़ें जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी। बट ये जो मेंटल हेल्थ जो है ना, ये आगे जाके इतना प्रेशर हमारी लाइफ में क्रिएट कर देता है कि वो फिर हम लोगों का ना रिलेशनशिप इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि वो प्रेशर आप कहीं ना कहीं तो निकालोगे, कभी ना कभी तो आप निकालोगे। वॉल्केनो कभी तो इरप्ट होगा, राइट। तो जब वो वॉल्केनो इरप्ट होगा तो वो किससे होगा? एग्रेशन की तरह होगा, फायर की एनर्जी निकलेगी, इरिटेशन आपको होनी शुरू हो जाएगी। आपके आसपास में जो लोग जो हैं, आपके जो बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं, उन्हीं से ही आप इरिटेट होना शुरू हो जाओगे, राइट। तो मेंटल हेल्थ को सबसे पहले आप उसको एड्रेस करिए, हेल्प लीजिए, अदरवाइज हीलिंग लीजिए, एंड साथ के साथ अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को वो कंटिन्यू करके रखिए। तो ये अगर आप करेंगे तो एटलीस्ट आप सिचुएशन को अच्छे से डील कर पाओगे आप। और फिर सर तभी आती है ये वाली सिचुएशन भी, जब जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मेरे से मत पूछो गुस्सा क्यों आ रहा है मेरे को। करेक्ट। क्यों? तो वो ना कि आप वो अपने थॉट्स को ही नहीं कंट्रोल कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है। तो वो जो अवेयरनेस जो है वो आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस लेके आती है। एंड एक मेल, स्पेशली अगर एक मेल की बात करें, अगर वो इस फील्ड में अगर कोई आ रहे हैं, लाइक जो भी नए मेल हीलर्स हैं या साइकिक रीडर्स हैं या टैरो कार्ड रीडर्स जो इस फील्ड में जो आ रहे हैं, उनके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग ही यही है कि आपको सबसे पहले इमोशनली अवेयर होना पड़ेगा। जब तक आप इमोशनली अवेयर नहीं होगे, जब तक आपको यही नहीं समझ में आएगा कि मुझे अपने इमोशंस को डील कैसे करना है, तब तक आप अपने क्लाइंट्स की रीडिंग भी नहीं कर पाएंगे। सही बात। वो इसलिए मान लीजिए कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या आप इमोशनली फ्लक्चुएट कर रहे हो, आपके पास एक किसी क्लाइंट का एक कॉल आया, उसने आपके टैरो कार्ड रीडिंग्स उसने आपसे करवानी है। तो अगर आप खुद एक सही एनर्जीज पे, एक सही फ्रिक्वेंसी पे अगर आप वाइब्रेट नहीं कर रहे ना, तो आप उस पर्सन की रीडिंग्स भी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। तो अब होगा क्या, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो ये फील्ड जो है ना, ये हमारे अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेके आती है। अच्छा। क्योंकि हमारी एक रीडिंग जो है ना, वो सामने वाले के डिसीजन का आधार बन जाती है। बिल्कुल सर। तो एक अगर हम लोगों ने गलत रीडिंग कर दी
तो वो कुछ भी हो सकता है सामने वाले पर्सन की लाइफ में, वो कोई भी डिसीजन ले सकता है, राइट। तो ये हमारी ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर एक हीलर की, हर एक टैरो कार्ड रीडर की। ये कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहले हम इमोशनली अवेयर हो, हमें ये डिफरेंशिएट करना आए कि इस टाइम पे अगर मेरे ये इमोशंस आ रहे हैं तो वो मेरे तक ही इम्पैक्ट करें, मेरे क्लाइंट तक ना पहुँचे, या वो मेरे काम के ऊपर इम्पैक्ट ना आए, या वो मेरी रीडिंग्स के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। तो वो आप तभी कर सकते हो जब आप यहाँ से स्ट्रांग हो, मीन्स मेंटली आप स्ट्रांग हो एंड आप स्पिरिचुअली आप ग्राउंडेड हो, स्पिरिचुअली स्ट्रांग एंड ग्राउंडेड हो। तो जब ये आप चीज़ जब आप करोगे तो बर्नआउट होना, एनर्जीज फ्लक्चुएट होना, ये सारी चीज़ें फिर आपके पर्सनल लाइफ को भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे एंड प्रोफेशनल लाइफ को भी इम्पैक्ट नहीं करेंगे। सर, एक मैन की अगर रिलेशनशिप जर्नी की बात करें तो वो भी बहुत ही यूनिक सी होती है, क्योंकि उसे सारी रिलेशनशिप को ना मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो उसके रिलेशनशिप जो होते हैं वो उसकी स्पिरिचुअल जर्नी को किस तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं? जो रिलेशनशिप जो होते हैं ना, वो हमारे सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। राइट सर। ओके। क्योंकि हर एक रिलेशनशिप ना हम लोगों को कुछ समझाने के लिए आया है। जी। हर एक रिलेशनशिप हमारे लिए एक लर्निंग का आधार है। तो अगर हम लोग बात करें कि आप एक खाली रूम में बैठे हो और वहाँ पे आप मेडिटेट कर रहे हो, तो शायद आप बहुत इजीली मेडिटेट कर लोगे, राइट। या बोला जाए कि आप किसी रिट्रीट में आप चले जाओ और वहाँ पे 10 दिन रहो, 20 दिन रहो, तो वहाँ पे माहौल ऐसा होता है, एनर्जीज ऐसी होती हैं, लोग ऐसे आए होते हैं जो सेम फ्रिक्वेंसी के लोग होते हैं कि उनका कोर इंटेंट क्या होता है कि मेरे को पीस एक्सपीरियंस करना है। तो ऐसी जगहों पे तो जाके ना बहुत ईजी हो जाता है अपने आप को बैलेंस करना। लेकिन जो रियल टेस्ट होता है वो ये होता है कि जब आप वहाँ से दोबारा से अपने रिलेशनशिप में जब आप आते हो, दोबारा से जब आप अपने वर्ल्डली अफेयर्स में जब आप वो आते हो, तो क्या उस टाइम पे आप अपनी एनर्जीज को, आप अपने रिलेशनशिप्स को सही तरीके से दोबारा से डील कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। तो जो रियल स्पिरिचुअलिटी का जो टेस्ट जो होता है ना, वो ये होता है कि जो आप सीख रहे हो वो आप अपने ऊपर और अपनी फैमिली के ऊपर जो है ना वो किस तरीके से डील कर पा रहे हो। अच्छा। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो लेकिन आपके रिलेशनशिप्स खत्म अगर होते जा रहे हैं, तो इट मीन्स आपकी एक्चुअल ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। अच्छा। स्पिरिचुअलिटी में एक्चुअल ग्रोथ का मतलब ये नहीं होता कि आपके रिलेशनशिप्स खत्म हो रहे हैं। देन रियल ग्रोथ वो होती है कि जब आपके रिलेशनशिप्स और इम्प्रूव होते जा रहे हैं। ओके। क्वालिटी लाइफ आप जीना शुरू कर रहे हो, इमोशनली आप अवेलेबल हो, इमोशनली वनरेबल हो, इमोशनली मैच्योर हो, वो रियल स्पिरिचुअलिटी का आधार होता है। तो जो रिलेशनशिप जो है ना वो डेफिनेटली बहुत बड़े टीचर्स हैं एंड दे आर द हार्ड मास्टर्स, राइट। जो चीज़ आपको एक क्लासरूम में जो नहीं सिखा सकता, वही चीज़ आपको लाइफ जो है ना वो सिखा देती है। बिल्कुल सर। राइट। और लाइफ में भी कौन, जो आपकी जो क्लोज जो रिलेटिव्स जो होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, या बच्चे हैं, या आपके लव पार्टनर है, वहाँ से जो आपको जो ट्रिगर जो मिलता है, वो जो रिलेशनशिप जो है ना वो आपको लेसन्स आपको देके जाते हैं। तो यस, रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सर, हम एक मैन की स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं, उसमें भी उसके रिलेशनशिप उसकी जर्नी को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, और फिर इन सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके फादरहुड की बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और जिसमें से भी आपने भी बोला कि आपकी बेटी है, तो सर आपने ये सारी चीज़ें कैसे एक्सपीरियंस की? मतलब कि एक फादर बनने के बाद में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी थी, और मतलब किस तरीके से आपने इन चीज़ों को देखा? ओके, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी फादर के लिए, स्पेशली अगर हम लोग बात करें, क्योंकि आप फादरहुड की बात करिए। बिल्कुल। देखो, मेरा ये मानना है कि जो फादरहुड जो है ये किसी भी मेल के लिए ना एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल इनिशिएशन होता है। अच्छा, वो कैसे सर? क्योंकि अभी तक तो वो जो मेल जी रहा होता है ना, वो आउटर वर्ल्ड के लिए जी रहा है। अच्छा। राइट। उसके अंदर उस तरीके के इमोशंस वो नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल कि जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने अपनी डॉटर को जब मैंने अपनी गोदी में जब मैं लिया था, उस टाइम पे मैं एक बार को नंब हो गया था, मुझे समझ में नहीं आता मैं कैसे रिएक्ट करूं। सीरियसली? राइट। क्योंकि वो जब बेबी जब वो मेरे हाथ में आया, राइट, तो उस टाइम पे ये लग रहा था यार मैं हंसूं, रोऊं, क्या करूं, बट एक वो अवेयरनेस थी कि यार कि मेरे हाथ में एक न्यू लाइफ है। ओके। राइट।
तो वहाँ पे एक वो ट्रिगर ये हुआ, ये स्पिरिचुअल ट्रिगर है कि जब आपके अंदर वो अवेयरनेस आ जाती है कि नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनदर लाइफ। दूसरा, हर कोई इंसान ना मदर के पेशेंस को, मदर के स्ट्रगल को तो देखता ही है। मैं ये नहीं कह रहा कि मदर नहीं स्ट्रगल करती, ऑब्वियसली मदर का अपना एक रोल है, वो एक अलग तरीके से बच्चे को नर्चर करती है, बच्चे को कैरी करती है, लेकिन सिर्फ ये बोलना कि मदर ही करती है फादर नहीं करते, तो आई थिंक वो भी गलत होगा, राइट। तो जब एक फादरहुड जब आता है तो एक मेल जो है उसके अंदर एक तो पेशेंस आना शुरू हो जाता है। अच्छा। क्योंकि अब उसको वाइफ से मान लो कोई आर्ग्यूमेंट हो रही है, लड़ाई हो रही है, तो वाइफ के ऊपर तो गुस्सा कर सकता है, ठीक है। या अगर वाइफ बोले जा रही है तो हम लोग ये कह सकते हैं यार कि क्या तुम हमेशा बोलती रहती हो, थोड़ा चुप हो जाओ। लेकिन यही अगर जब उसका छोटा बच्चा जब उसकी गोदी में और वो बार बार रोए जा रहा है, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि यार तू चुप क्यों नहीं होता, क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आ रहा ना, बिल्कुल छोटा सा ही तो बेबी है वो। तो यहाँ पे क्या है कि अब उसका वो पेशेंस टेस्ट हो रहा है। अच्छा। कि यार कि अगर मेरा बच्चा अगर रो रहा है तो मेरे को इरिटेट नहीं होना, मुझे गुस्सा नहीं होना। वहाँ पे ना वो और ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करता है, बच्चे को गोदी में लेगा, उसको इधर उधर घुमाएगा, उसको प्यार करने की कोशिश करेगा, उसको अपने वार्मथ देता है, राइट। वो कहता है अपने सीने की वार्मथ जो है एक वो फादर देता है, जब उसको गले लगा के जब वो अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश करता है, चुप करवाने की कोशिश करता है, तो वहाँ पे उसका एक और इनिशिएशन होता है, वो इनिशिएशन होता है उसका कंपैशन का, वो लव का, वो वननेस का, क्योंकि उसको लगता है यार ये तो मेरा ही तो पार्ट है, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी भी क्या कहती है, स्पिरिचुअलिटी कहती है इट्स ऑल अबाउट वननेस, कि हम लोग सब एक ही हैं। और नॉर्मली फादरहुड से पहले हम लोगों को ना सबको अलग अलग देखते हैं कि ये इंसान अलग है, वो इंसान अलग है, वो इंसान अलग है, लेकिन जब वो बच्चा जब उसके हाथ में आता है तो ये लगता है यार ये तो मेरा है, ये तो मैं ही हूँ, ठीक है, ये तो मेरा ही रिफ्लेक्शन है, तो वो वननेस है। तो एक फादरहुड जो है बहुत ब्यूटीफुल इमोशंस को वो क्रिएट करता है, एंड स्पिरिचुअलिटी का ये बहुत बड़ा आधार है। एक नया वर्च्यू खुल जाता है एक मेल के लिए, एक नए पोर्टल्स क्रिएट हो जाते हैं कि जहाँ पे एक मेल जो है वो इमोशनली सेंसिटिव हो जाते हैं मेल्स। उनको ये समझ में आता है कि यार कि मेरा बच्चा अगर रो रहा है तो वो उसको भी दुख होता है, अगर उस बच्चे को चोट लगे तो वो शायद एक्सप्रेस ना कर पाए यार कि मेरे को भी दुख हो रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर वो मेल रोता है। तो यस, फादरहुड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। लाइक जैसे कहते हैं ना कि एक फीमेल की लाइफ में एक माइलस्टोन होता है जब वो मदर बनती है, सेम वे कि एक मेल की लाइफ में स्पिरिचुअल माइलस्टोन जो होता है वो तब होता है कि जब वो फादर बनता है। अच्छा। क्योंकि उसको अपना ही एक और रूप दिखाई देता है, उसको भी अपना एक और वर्जन दिखाई देता है। हो सकता है उससे पहले वो, मैंने बहुत सारे मेल्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जब तक वो फादर नहीं बने होते ना, दे आर लाइक वेरी रिजिड, वेरी डिसिप्लिन, कि ये ऐसे होगा वैसे होगा, और कुछ केयरलेस भी होते हैं, राइट। लेकिन जैसे ही उनकी लाइफ में वो एक न्यू लाइफ आती है, बेबी जब वो आता है, तो वो इंसान जो है वो फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, ये भी होता रहता है। तो बहुत सारी लाइक मदर्स को मैंने कंप्लेंट करते हुए देखा है, पहले तो तुम ऐसे नहीं था, जब अपने बच्चे की बारी आई तो अब सब कुछ अलाउड है, लेकिन जब तक मैं बोल रही थी तब तक मेरे को वो चीजें अलाउड नहीं थी, लेकिन अब बच्चा टीवी भी खराब कर दिया, उसने गंदा भी कर दिया, उसको कुछ नहीं करे, लेकिन मेरे को बहुत बोल देते थे, राइट। क्यों? तो वहाँ मेल जो है वो एक अलग वर्च्यू को देख रहा है, अपने एक अलग अवतार को वो देख रहा है, उसको ये चीज समझ में आ रही है कि वो अच्छा, मुझे भी पता है कि प्यार क्या होता है, बिल्कुल, मुझे भी पता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मुझे भी ये चीज पता है कि मैं भी नर्चर कर सकता हूँ मैं। तो ये जो सारे जो एस्पेक्ट जो होते हैं ये स्पिरिचुअलिटी का ही पार्ट है। तो आप उसको कॉन्शियसली आप उसको समझ के आप चलो, या अनकॉन्शियस तरीके से आप समझो, लेकिन वो स्पिरिचुअलिटी ही चल रही होती है। अच्छा, वंडरफुल सर, बहुत ही अमेजिंग पॉडकास्ट था। थैंक यू सो मच। बीइंग अ फीमेल, मुझे एक्चुअली मैन के बारे में जानने में बहुत मज़ा आया आज, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, एंड आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि जैसे लास्ट पॉडकास्ट में हुआ था, जस्ट सिमिलर सा ही आज वाला पॉडकास्ट था। और सर ऐसा होता है ना कि मेल्स के बारे में बातें नहीं करते तब तक तो ना करो, ठीक है, लेकिन जब करने लगते हैं तो बहुत सारी बातें निकल के आते हैं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलते हैं। तो अगर आप लोगों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। और एक स्पिरिचुअल जर्नी पर जब एक इंसान निकलता है, या मैं कहूँ कि एक मैन निकलता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे, तो उसे कैसा लगता है, क्या चीज़ें उसे फेस करनी पड़ती हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को बखूबी समझ आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। नमः शिवाय।